बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसीजन थ्योरी मॉडल्स। देखिए डेली लाइफ में हमें अपने फ्यूचर्स, बाहर डिसीजन फ्यूचर्स के मतलब है, हमें अपने फ्यूचर्स के लिए आज कुछ डिसीजन करने हैं कि क्या क्या एक्शन, वो डिसीजन क्या हो सकता है। वो हमारे पास फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ जॉब ऑप्शन हो सकती हैं कि दो तीन हमारे पास जॉब ऑफर्स हैं, हम किस जॉब को एक्सेप्ट करें। या जैसे ये मैंने एक थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का एक बताया है कि लेट्स सपोज कोई पेशेंट है और उसको कैंसर है और डॉक्टर अब कंफ्यूजन में है कि क्या इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए या नहीं। इट मे बी उसको कैंसर पेशेंट है और उसकी सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है, तो हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा डिसीजन उन्होंने किया क्योंकि उसको कैंसर था और सर्जरी परफॉर्म कर दी गई। मे बी कैंसर तो हो लेकिन डॉक्टर कहे जी कि नहीं जी इसकी सर्जरी हम नहीं परफॉर्म करते, दैट्स अ वेरी बैड, क्योंकि उसको कैंसर था, डाउट था ना कि शायद कैंसर नहीं और नहीं होगा, लेकिन कैंसर था और उसकी सर्जरी नहीं की गई। इट मे बी कैंसर ना हो और शक था और डॉक्टर उसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। लेकिन कोई इतना बैड नहीं है, लेकिन ना ये वेरी बैड इन द सेंस था कि उसे कैंसर था और उसकी सर्जरी नहीं की जा रही और उसकी ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, उसको डेंजरस है। लेकिन अगर कैंसर नहीं है और सर्जरी परफॉर्म कर दी गई है, अगेन कोई इतना अच्छा डिसीजन तो नहीं है लेकिन नॉट बैड, कम अज कम इससे तो थोड़ा बेहतर ही है। और अगर कैंसर नहीं था और उसको नहीं परफॉर्म किया गया, दैट्स ऑल। तो यानी कि ये एक ऐसे एक मैंने छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दी कि किस तरह से फ्यूचर डिसीजंस के मतलब क्या है, हमें क्या करना है। हम जॉब के लिए भी ऐसे सोचते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमें फ्यूचर्स के मतलब कुछ डिसीजन करना है और डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अब डिसीजन थ्योरी क्या है, ये अब देखें आमतौर पे भी जब कोई आप इवन आप अपनी फैमिली में देखें, अब जब भाई कोई मशवरा करते हैं किसी बिजनेस का कि यार ये इतने पैसे लगा के हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि अच्छा इसमें हमें बेनिफिट क्या होंगे, सेकंड अल्टरनेटिव चॉइस क्या है, इस बिजनेस की बजाय अगर हम ये वाला इस पैसे को अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर क्या आपको चांसेस हैं, या थर्ड ऑप्शन है कि क्यों ना हम जमीन खरीद के उसके ऊपर कुछ अपनी क्रॉप वगैरह लगा लें, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिव, यानी कि आप डिसीजन करते वक्त ना हर चीज का प्लस माइनस आप जरूर देखते हैं। तो डिसीजन थ्योरी क्या चीज है? डिसीजन थ्योरी इज एन एनालिटिकल एंड सिस्टमैटिक वे टू टैकल द प्रॉब्लम। एनालिटिकल यानी कि इसकी बेस पे बकायदा कुछ न्यूमेरिक्स आपके पास अवेलेबल होंगे और उन न्यूमेरिक्स की बेस पे और सिस्टमेटिकली, ये नहीं कि आप वैसे कि अच्छा जी ये ऐसे कर लेते हैं, बल्कि एक बकायदा एक प्रोसीजरल वे आपको मिलेगा कि किस तरह से आपने डिसीजन जो है वो करना। और गुड डिसीजन जो है वो वही कहलाएगा जो ऑलवेज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। कहते हैं ना ये आपने क्यों ऐसा डिसीजन किया है, तो हम कहेंगे इसकी बिहाइंड पे हमारा ये लॉजिक था। ठीक है ना, अ गुड डिसीजन बेस्ड ऑन अ लॉजिक। और डिसीजन मेकिंग क्यों मुश्किल है? तो इसलिए मुश्किल है कि हमें फ्यूचर के मुतल्लिक नहीं पता व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। अगर तो आपको पता हो कि ये कल ये होना है तो 100% आप बिल्कुल ठीक डिसीजन करेंगे, आपको डाउट भी नहीं होगा। लेकिन डाउट इसलिए है या आपका डिसीजन प्रॉब्लम आपको क्यों डिसीजन करने में मुश्किल आ रही है, इसलिए कि आपको फ्यूचर के मतलब का आइडिया नहीं है। अच्छा फर्ज करें एक फार्मर है, उसकी उसकी क्रॉप पर इंसेक्ट ने दो तीन हमला कर दिया, उसकी क्रॉप के ऊपर उसको डैमेज कर रहे हैं। जाहिर है कि जब इंसेक्ट डैमेज करेंगे तो उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन कम होगी। अब वो कहता है कि चले मैं इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर देता हूँ। पेस्टिसाइड अब स्प्रे करना है, ज़ाहिर पेस्टिसाइड की ऊपर कॉस्ट तो आएगी, लेकिन उसने देखा या उसने एस्टिमेट किया है कि मेरी पेस्टिसाइड की कॉस्ट लाइक 40-50 हज़ार रुपया मेरा पेस्टिसाइड पे लगेगा, लेकिन इससे मेरी जो क्रॉप का डैमेज इंसेक्ट से बचेगा, तो मुझे 2 लाख का फायदा भी तो होगा ना। ये उसने अपना प्लस माइनस किया। आप कहेंगे फौरन फिर उसे पेस्टिसाइड स्प्रे करनी चाहिए। मसला क्या आ रहा है, फर्क करे उसने वेदर फोरकास्ट देखी है और उसे पता ये चल रहा है, नॉट श्योर
लेकिन एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 और 3 डेज में रेन होगी, बारिश होगी, 40% चांस है या 50% है। अब बताएं उसे क्या करना चाहिए। अब ये तो नहीं कहा जा रहा कि जरूर बारिश होगी। अब बारिश से क्या रहेगा, अगर वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर दे, बारिश हो जाए, तो वो जो पेस्टिसाइड के पैसे हैं वो तो उसको उल्टा और नुकसान हो गया। बाकी जो क्रॉप से तो होना ही होना था, उसको तो फायदे की बजाय और नुकसान हो गया। तो मे भी फार्मर अपने जेन में ये सोचे कि चले जी, मेरी अगर डैमेज से क्रॉप कम होगी और मैंने पेस्टिसाइड स्प्रे कर दी और बारिश हो गई, तो वो तो जो होना होना था वो तो पहले भी डैमेज इंसेक्ट ने करना ही करना था, पेस्टिसाइड के पैसे भी गए। ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है बारिश ना हो, एक तो बेनिफिट ही होगा ना, चांस तो है, चांस है बारिश होने का, लेकिन श्योरिटी तो नहीं है। वो कहता है कि वो पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करता फर्ज करे और बारिश नहीं होती, तो अब वो सोचेगा तो सही कि मैंने तो ये अच्छा डिसीजन नहीं किया, मुझे कर देनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर दे और बारिश ना हो, हाँ ये उसके लिए सबसे अच्छा है कि पेस्टिसाइड उसने स्प्रे कर दी थी और बारिश नहीं हुई, चांस था नहीं होगी, नहीं हुई। ठीक है ना। तो इसी तरह से 4 पॉसिबिलिटी इधर भी है, स्प्रे किया बारिश हो गई, स्प्रे किया बारिश नहीं हुई, स्प्रे नहीं किया और बारिश हो गई। उसने कहा ठीक हुआ, अच्छा किया मैंने स्प्रे नहीं किया था, देखा ना बारिश हो गई। और स्प्रे नहीं किया और बारिश भी नहीं हुई, अब वो फिर अपने आप को कहेगा कि ये मैंने, तो मेरा अच्छा डिसीजन नहीं था। तो मसला तो यही आ रहा है कि फ्यूचर के मतलब अनसर्टेनिटी है ना, उसे पता नहीं है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। इस वजह से इस डिसीजन मेकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। अब गुड डिसीजन वर्सेस गुड आउटकम लाजमी नहीं है कि अच्छा डिसीजन हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देता है। डिसीजन तो आपने जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर आपने डिसीजन करना होता है, लेकिन कल जो आपने डिसीजन किया इट मे बी उन सर्कमस्टांसेस में बेहतर, सबसे अच्छा डिसीजन वाकई वो हो, लेकिन नेक्स्ट डेटा बदल गया, चेंज आ गई, और आप कहेंगे देखो जी डिसीजन तो बड़ा अच्छा किया था लेकिन उसका कोई रिजल्ट इतना अच्छा जो है वो नहीं आया। A structured approach to the decision making can help us make good decisions। कि जब आप कोई बड़ी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल एनालिटिकल अप्रोच यूज करोगे तो इसमें तो डाउट नहीं है कि हम अच्छा डिसीजन कर पाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसकी आउटकम भी बेहतर ही आए। गुड डिसीजन समटाइम्स रिजल्ट इन अ बैड आउटकम। मसला डिसीजन का नहीं है, डिसीजन तो वाकई ही वो बेहतर था। अक्सर आप देखते हैं ना क्रिकेट मैच में भी, अ, आप कोई बॉलर है, कैप्टन आखिरी ओवर रह गई है, 2-3 उसके पास चॉइसेस थी कि वो स्पिनर को बॉल दे दे, फास्ट बॉलर को दे दे और इस तरह से। और सम टाइम वो बड़ा अच्छा डिसीजन करता है कि ये बॉलर जो है वो आज उसने बाकी मैचेस में बाकी ओवर्स बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन जो आगे बैट्समैन है वो स्पिनर उसकी वीकनेस है। अब कैप्टन जो है वो डाउटफुल है, वो कहता है कि आल्दो बैट्समैन की स्पिनर वीकनेस है, लेकिन ये जो मेरे पास एक बॉलर को ओवर बचा हुआ फास्ट बॉलर, आज उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, बड़े ही वो रिदम में है, तो मैं उसी को दूं। मे बी वो बॉलर को बॉल देता है और उसने गरीब ने बाकी सारे 9 या 7 ओवर उस मैच के बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन पहला ही बॉल वो नो बॉल होता है और उसे 6 पड़ जाता है, अगली बॉल वो वाइड कर देता है और मैच 2 ओवर में खत्म हो गया। तो कहेंगे डिसीजन तो अच्छा था उसका क्योंकि बड़ा रिदम में था बॉलर, आज उसके 8 और 9 ओवर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी आउटकम तो इतनी अच्छी नहीं आई। ठीक है ना। तो डिसीजन समटाइम रिजल्ट इन अ बैड आउटकम। द गुडनेस ऑफ द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द डेटा। अब जो डिसीजन की गुडनेस है कि वो कितना अच्छा डिसीजन है, कहता डिपेंड करता है कि जो डेटा जिसकी बेस पर आपने डिसीजन करना है उसकी क्वालिटी क्या है, कितना को वो डेटा एक्यूरेट है, कितना को डेटा आपके पास कंप्लीट है जिसकी बेस पर आपने डिसीजन करना है। तो डिसीजन करने के लिए डेटा की जो क्वालिटी है वो एक आप समझ लें कि एक बड़ा इंग्रेडिएंट पार्ट होती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप अगर कोई बहुत अच्छा डिसीजन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा। तो ऐसा होना कोई गारंटी नहीं। लाइक फर्ज करें आपको कुछ जॉब ऑफर हो रही हैं, 2 कंपनी हैं, दोनों से आपको, आपने डिग्री कर ली है और अप्लाई किया था और दोनों जगह से आपको जो है वो ऑफर आ रही है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर। जो कंपनी ये है, अब देखिए ना आपने डिसीजन करना क्या करेंगे, तो आप देखेंगे नहीं वो कंपनी ये कैसी है, उनका पे स्ट्रक्चर क्या है, किस जगह पर वो कंपनी है,
अब हो सकता है वो कंपनी आपके घर से बड़ी दूर हो, आपको वहां पर रेंट पर लेना पड़े, तनख्वाह फर्ज करे वो पे आपको ज्यादा दे रहे हैं, आप कहेंगे पे ज्यादा का क्या फायदा, मुझे वहां घर किराए पर लेना पड़ेगा, बाइक से खाना खाना पड़ेगा, घर अगर मैं वीकेंड पे घर आता हूँ तो 500-600 रुपया वहाँ ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाएगी, तो जो पे मेरी ज्यादा है उसका तो मुझे फायदा ही नहीं है। मे भी इस तरह की कोई बात हो। कंपनी ए, उसके मतलब जो आपको डेटा है या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यू इंडस्ट्री है, अभी रिसेंटली नई कंपनी है, हो सकता है वो बूम कर जाए या बिल्कुल ही फेल हो जाए, ये तो चांसेस तो है। दूसरा पॉइंट जो हो गया, आपको पता चला कि वो उनकी स्टार्टिंग सैलरी बड़ी लो है, यानी कि वो इनिशियल जब वो दे रहे हैं आपको जॉब तो बड़ी कम पे दे रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, हम इतना नहीं अफोर्ड करते, हम आपको स्टार्ट में लो सैलरी देंगे, लेकिन उन्होंने आपसे डील किया है कि वो आपकी सैलरी को बड़ा रैपिडली इंक्रीज कर देंगे। वो कह रहे हैं जी हम एक 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी सैलरी जो है लाइक वो 50-60% इंक्रीज कर देंगे। तीसरा जो आपको उस कंपनी के मतलब इंफॉर्मेशन है कि वो अपने आपके जो दोस्त वगैरह हैं उसके करीबी है, फैमिली जहाँ पर आप रह रहे हो उसके वो कंपनी वहाँ पर करीब है, आप एक टीम का मैच फुटबॉल मैच आप बड़े शौक से देखते हो तो वो टीम के होम ग्राउंड जैसे होता है ना इंटरनेशनली हर टीमों के होम ग्राउंड लोग फुटबॉल बड़े शौक से देखते हैं, तो वो कहता जी ये भी इस कंपनी का बेनिफिट है। अब देखें कि इसके बेनिफिट्स में डाउट भी है, वो कंपनी ग्रो भी कर सकती है, बिल्कुल कंपनी फेल हो सकती है, स्टार्टिंग सैलरी अगर कम है लेकिन वो इंक्रीज रैपिडली करेंगे, आपके घर के वो करीब है, दोस्तों के घर के करीब है, जहां पर आप बड़े शौक से अपने फुटबॉल स्पोर्ट्स टीम को देखने जाते हैं, फेवरेट है वो, उसके करीब ही उनकी ग्राउंड भी पड़ती है, तो ये इस कंपनी के मतलब आपके पास डेटा है। एक और कंपनी है, कंपनी बी, वो स्टैब्लिश्ड है, बड़ी वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वो कंपनी है, बड़ी स्टैब्लिश है, आपको वो बड़ी हैंडसम सैलरी देंगे साथ, लेकिन स्लो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है वहां पर ग्रो करने की, मजीद इंक्रीमेंट देने की, वो बड़ी उसमें था रैपिड था, इसमें वो स्लो है लेकिन वो हायर सैलरी बड़ी ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, वो आपके घर से दूर है, वो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। हाँ अब कुछ लोग होंगे कहेंगे यार इतनी दूर चल, लेकिन कुछ लोग इंटरनेशनल बाइक चले जाते हैं, वो कहते हैं चलें जी पैसा कमाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोग जो कि शायद इधर भी फाइनेंशियली वीक होते हैं लेकिन कहते हैं कि अगर हम बाहर चले गए तो सारी जिंदगी क्या बाहर बैठ के खत्म हो जाएगी जिंदगी, तो अल्लाह ताला एक तरह देता अपने, हमें बहन भाइयों में रहना चाहिए, चले दो नहीं तो एक रोटी खा ले। ठीक है ना, तो ये हर कोई सोचता है इस चीज को, आपको भी दो कंपनियों में डिसीजन हो रहा है तो आप भी ये चीजें अपने सामने रखेंगे कि किस कंपनी को वो ज्वाइन करें, विच जॉब वुड यू टेक। अब देखिए हर एक का डिसीजन अपना होगा, कोई कोई किसी चीज को प्रेफर करेगा, कोई डिस्टेंस को प्रेफर करेगा, कोई स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा को प्रेफर करेगा, कोई कहेगा कि कोई बात नहीं स्टार्टिंग लो रही क्यों ना हो लेकिन इंक्रीज अगर होगी तो ये तो उससे भी बढ़ जाएगी। स्टेटिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अल्टरनेटिव चॉइसेस, तो हम अल्टरनेटिव का नाम देते हैं, यानी कि आपके पास क्या क्या पॉसिबल डिसीजन, डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हो सकता है आप कंपनी ए को ज्वाइन कर लें, सेकंड चॉइस में आप कंपनी बी को ज्वाइन कर लें, और इट मे बी आप कहेंगे नहीं दोनों ही मेरे अवेलेबल नहीं है, दोनों की मैं जरा थर्ड अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि दोनों ही मेरे जो इसके मैंने प्लस माइनस एवेलुएट किए हैं तो दोनों ही मुझे सूट नहीं करती, तो देन आई विल लुक फॉर अनदर। बिल्कुल इसे हम अल्टरनेटिव कहते हैं डिसीजन थ्योरी मॉडल्स में, कि हमारे पास क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं, क्या पॉसिबल एक्शन हम कर सकते हैं जिसे हम अल्टरनेटिव कॉल करते हैं। Criteria, factors that are important to the decision maker and influenced by the alternative। अब वो क्या क्या किस किस क्राइटेरिया की बेस पे वो चॉइस करेगा, जाहिर है वो सैलरी की बेस पे करेगा क्योंकि मुझे वहां सैलरी कितनी मिल रही है और ये वो सारा। कैरियर पोटेंशियल, किस जगह पर ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हैं, कुछ लोग कहते हैं यार ये बड़ी है और मैं कोई इतना ज्यादा मेरी एजुकेशन नहीं है, वहां पर तो पीएचडी और एमफिल और इस तरह से है तो मेरा तो वहां पर बड़ा कम चांस है। मे भी दूसरी कंपनी है वो लो सैलरी दे रही है लेकिन आप कहते हैं कि वहां पर सारा जो बाकी लोग हैं वो इतने टेक्निकल नहीं है, और अगर मैं अच्छा वहां पर परफॉर्म किया तो मेरी बड़ी रैपिड जो है वो प्रमोशन हो सकती है। लोकेशन का भी आप जेन में रखेंगे,
कई लोग जो है वो डेली बेसिस पे यहाँ से लाहौर जॉब के लिए चले जाते हैं, कहता कोई बात नहीं, जॉब तो अच्छी है, ज्यादा ग्रोथ चांस है, एक्सपीरियंस आ जाएगा, मैं 2-4 साल लगाऊंगा, फिर मैं किसी और तरह। तो ये 2-3 क्राइटेरिया क्या है आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए। एंड देन स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है। अब स्टेट ऑफ नेचर से मुराद ये है कि जो फ्यूचर इवेंट जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो स्टेट्स ऑफ नेचर कराएगी। यानी कि क्या क्या पॉसिबल, एक तो ना आपने क्या एक्शन लेना है, वो तो है अल्टरनेटिव। अब वो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी ये ग्रो कर जाए, इसे हम कहेंगे ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट ऑफ नेचर इसे बोलते हैं। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कंपनी ये जो है वो ग्रो ना करे, एटसेट्रा, बहुत सारी स्टेट्स ऑफ नेचर हो सकती है। एक आपने डिसीजन करने हैं, एक स्टेट्स ऑफ नेचर। जैसे मैंने फार्मर्स की बात की, मैंने कहा था फार्मर स्प्रे करे या ना करे, ये है अल्टरनेटिव। ये फार्मर को चूज करना है अपने एक्शन कि जी क्या वो स्प्रे करे और क्या वो ना करे। स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है? स्टेट्स ऑफ नेचर है बारिश होगी या नहीं होगी, वो तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। फ्यूचर इवेंट्स नॉट अंडर द डिस्कशन मेकर्स कंट्रोल, बारिश होगी या नहीं होगी ये तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। लेकिन एक्शन क्या करे, वो स्प्रे करे ना करे, वो तो उसका अपना डिसीजन है ना। वो तो कह सकता है जी कि हाँ मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि मैं स्प्रे करूंगा या नहीं। लेकिन जो स्टेट्स ऑफ नेचर है वो है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको हम कहते हैं ये स्टेट्स ऑफ नेचर। तो ये तीन होंगे अल्टरनेटिव्स जो आपके एक्शन हैं कि जी किस कंपनी के लिए काम करे, या मैं फार्मर की बात की है तो स्प्रे करे कि ना करे। क्राइटेरिया, अगर वो कंपनी जॉब की बात कर रहा है तो किस बेस पे। अगर फार्मर्स की बात करें तो वो इस बेस पे डिसीजन करेगा कि अगर मैंने स्प्रे कर दी पेस्टिसाइड को, पेस्टिसाइड जो है वो अगर मैंने अपनी क्रॉप से खत्म कर दिए तो मुझे इतना बेनिफिट होगा क्योंकि मेरी क्रॉप अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर बारिश हो गई तो पेस्टिसाइड ने जो इंसेक्ट ने डैमेज करना ही करना था, लेकिन ये भी मुझे साथ इसका भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, मे भी। ठीक है ना। तो ये उसके क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर वो सारी डिसीजन करेगा कि जी ना करूं तो चले, कम से कम पेस्टिसाइड का तो पैसा खर्चा बचे मुझे, जो डैमेज होना था वो तो हो ही जाना था, लेकिन बारिश की वजह से जो पेस्टिसाइड का नुकसान है वो तो ना मुझे हो। तो ये उसका क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पर उसे डिसीजन करना है। स्टेट्स ऑफ नेचर अब क्या है, होगी बारिश नहीं होगी, ये स्टेट्स ऑफ नेचर है। अब तीन टाइप के डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, सब कुछ पता है आपको, डिसीजन मेकर को 100% गारंटी के साथ पता है कि बट विल हैपन, क्या हो रहा। फर्ज करें बारिश हो रही हो और आप फार्मर ने डिसाइड करना है कि जी क्या मैं पेस्टिसाइड स्प्रे करूं कि ना करूं, क्या अनसर्टेनिटी किधर है, वो तो बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है, तो उसको तो डिसीजन करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टन है हम, लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो इसमें आती है। इसलिए कि जो जो हम वहाँ डिसीजन करते हैं, क्या हमें हर चीज़ का नहीं पता कि फला अगर एक टेबल बनाएंगे तो कितने प्रॉफिट पे सेल होगा, एक चेयर बनाएंगे कितने प्रॉफिट पे सेल होगा। ये भी हमें पता है कि हमारे पास कारपेंट्री डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज कितने हैं, फला रिसोर्सेज कितने हैं, फला क्या कंडीशन है। डाउट तो नहीं है ना कि पता नहीं हमने टेबल बना लिया, बिकेगा नहीं बिकेगा, ये भी कोई पता नहीं कि कितना प्रॉफिट आएगा। मेंशन तो है सारा कुछ। तो decision maker knows with certainty the consequences of every alternative or the decision choice। कि जी अगर वो ये टेबल बनाएगा तो इतना प्रॉफिट, चेयर बनाएगा तो इतना प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं डेटा आर नॉन डिटर्मिनिस्टिकली, यानी कि एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी तो डिसीजन किया ना हमने वहां पर भी कि अच्छा अगर इतनी रिसोर्सेज के डिसीजन है, बड़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास, डाउट नहीं वहां पर थी, लीनियर प्रोग्रामिंग में डाउट नहीं थी, फिर आपने डिसीजन किया कि इतने टेबल इतने चेयर या इतने जो है वो आर्स वहां पर लगा दिए जाए ताकि हम मैक्सिमम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। तो समझ लें कि ये हमने पीछे कवर किया। नेक्स्ट आ गया डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। स्टेट्स ऑफ नेचर का पता नहीं है, कल क्या होना है आपको कंफर्म नहीं है, अब आपने डिसीजन करना है। द डिसीजन मेकर डज नो द प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ द वेरियस आउटकम। देखिए ना, बारिश होने का कल चांस है 60%, गारंटी तो नहीं है बारिश होनी है कल,
चल 40% हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसे हम कहते हैं अब डिसीजन कैसे करेंगे, अगर जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, यानी कि कल जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं, गारंटी नहीं है क्या होगा, लेकिन उनकी कुछ पॉसिबिलिटीज हमें कुछ मालूम है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज मालूम है। डेटा कैन बी डिस्क्राइब बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंप्यूटर साइंसेज के हैं आईटी वाले या बीएस कंप्यूटर साइंस वाले, ये ऑलरेडी इन्होंने पिछले सेमेस्टर में ना प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ा हुआ है ना सबने। तो ये पिछले सेमेस्टर में इन्होंने प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो उन्हें तो कम से कम ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और उसका क्वांटिटेटिव मेजर। और तीसरा जो है वो है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, बिल्कुल नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। द डिसीजन मेकर डज नॉट नो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वेरियस आउटकम। वहां गारंटी के साथ पता है, वहां पता तो नहीं है, लेकिन चांसेस का आइडिया है, क्या चांस है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि जी क्या है। लेकिन अगर कोई अक्सर हम लोग कहते हैं कि अच्छा यार ये काम करने लगे हैं, तो तू बताओ क्या हम इसमें कामयाब रहेंगे। तो जिनको तो पता होता है कहता हाँ यार 80-70-80% तो चांस है कि ये ऐसा ही होगा। और नहीं पता होगा तो बीइंग अ मुस्लिम कहते हैं जी अल्लाह बेहतर जानता है, यानी कि हमें बिल्कुल इस चीज का आइडिया नहीं। डेटा कैनॉट बी असाइन relative weights that represent their degree of relevance in the decision making। तो पहला जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें हर चीज सर्टेनिटी के साथ मालूम है। सेकंड, जिसमें पॉसिबिलिटीज हमें मालूम है लेकिन गारंटी के साथ हम कोई चीज कह नहीं सकते। और तीसरा, अंडर अनसर्टेनिटी, बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं है कि जो मुख्तलिफ पॉसिबल्स हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रोबेबिलिटी भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। उसमें गारंटी तो नहीं है, लेकिन चांसेस प्रोबेबिलिटीज का हमें आइडिया है कि क्या होगा। अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने इसमें आपसे डिस्कस करना। अल्टरनेटिव, वो आपको पता है, अ कोर्स ऑफ एक्शन और अ स्ट्रेटेजी दैट मे बी चोजन बाय अ डिसीजन मेकर, कि उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, स्प्रे करना है नहीं करना, आपने टीम ए कंपनी ए ज्वाइन करनी है, कंपनी बी ज्वाइन करनी है या नहीं ज्वाइन, दोनों कंपनियों को आपने ज्वाइन नहीं करना। ये भी हो सकता है कि कल कल आपका पेपर है, आज आपने तैयारी करनी थी, लेकिन साथ ही दोस्त ने कह दिया कि यार आज रात को आ जाना, बसंत है, तो हम रात को बसंत बताएंगे। आप कहते हैं नहीं यार मेरा पेपर है, मैंने तैयारी तो की हुई है, लेकिन जब तक मैं रिवाइज नहीं कर लूंगा मुझे अच्छा पेपर नहीं हो सकता मेरे लिए। हो सकता है कल का पेपर आ ही बड़ा आसान। आपने कहा ना यार मैं ऐसे ही दोस्त को मैंने रिफ्यूज भी कर दिया, अच्छा होता मैं बसंत पे चला जाता, वहाँ खाना जाना खाते, तो जितना ये पेपर ये आया था ये तो बगैर रिवाइज किए ही मैंने कर जाना था, तो अफसोस तो होना था ना आपको। तो ये मुख्तलिफ जो एक्शन है कि जी क्या मैं दोस्त के घर चला जाऊं बसंत पे, उनके साथ खाना चाना खाऊं, सारी रात गुड़िया उड़ाऊं, क्या पॉसिबिलिटी है ना, यार रहने दूं कल का पेपर मुश्किल आ गया तो फिर क्या करूंगा, मुझे सारी रात पढ़ना चाहिए। तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, आप कहेंगे अच्छा यार मैं चला जाता हूँ 12-1 बजे तक बाहर रहूंगा, फिर 1 बजे के बाद घर वापस आके आधी रात पढ़ लूंगा, आधी रात में कर लूंगा। अब ये तो डिपेंड करेगा कल के पेपर पे। अगर कल का पेपर आसान आ गया और वो सारी रात पढ़ता रहा तो अफसोस तो होगा कि ये मेरा कोई अच्छा डिसीजन, तो बाद में पता चलेगा ना। तो इस तरह को इसको हम कहते हैं क्या क्या आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। स्टेट्स ऑफ नेचर किसे कहेंगे, दोस आउटकम ओवर विच द डिसीजन मेकर हैज लेटर आर नो कंट्रोल। पता नहीं कल पेपर कैसा आना है ना, नो कंट्रोल है ना। आसान भी आ सकता है, ये एक स्टेट ऑफ नेचर है। मीडियम भी आ सकता है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, ये अदर स्टेट ऑफ नेचर है। बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर है, ये अदर स्टेट ऑफ नेचर है। अब देखे ना एक नालायक स्टूडेंट अलाइक, और वो कहता ये क्या करूं, वो कहता चलो यार छोड़ो परा देखी जाएगी, कल पेपर आसान आएगा, पास तो हो ही जाएंगे। और वो सारा रात उधर बसंत पे रहता है, सुबह पेपर टफ आया, जिन्होंने पढ़ा था वो भी फेल, और इसने तो खुशी होना है, कहना अच्छा हुआ ना कि मैंने बसंत तो एंजॉय कर ली ना, ठीक हो गया ना। तो ये नहीं है कि आप कहेंगे कि हर एक का, तो हर एक की डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है कि फ्यूचर स्टेट्स कैसी हैं, व्हाट विल हैपन, उसकी बेस पर डिपेंड किया करेगा। पे ऑफ क्या है, consequences resulting from a specific combination of a decision making and a state of nature। like अगर मैं कहता हूं कि फार्मर स्प्रे कर दे और बारिश हो जाए, तो वो कहेगा कि मेरा पे ऑफ जो है ना वो 50,000 का नुकसान है।
स्प्रे कर दे और बारिश ना हो, वो कहेगा जी मेरा पे ऑफ जो है वो 2 लाख का फायदा होगा मुझे। क्यों? स्प्रे कर दिया मैंने और वो जो क्रॉप डैमेज होनी थी वो अब मेरी नहीं हुई, जिससे मेरी प्रॉफिट हो गया मुझे। ठीक है, अब स्प्रे उसने नहीं किया, बारिश नहीं हुई, वो कहेगा यार मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया। जो डैमेज करना था वो तो कर दिया, लेकिन चले मेरे स्प्रे के पैसे तो नहीं ना मेरे खराब हुए। तो ये उसको हम कहते हैं पे ऑफ। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, अ टेबल शोइंग पे ऑफ फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन अल्टरनेटिव जो हमने डिसीजन करनी है एंड स्टेट्स ऑफ नेचर। अगर तो कोई चीज प्लस के साथ लिखी जाएगी तो हम कहेंगे फायदा हुआ। लाइक फार्मर कहता जी मैंने स्प्रे कर दिया था जिसकी वजह से मुझे क्रॉप अच्छी मिली, 2 लाख का फायदा हुआ। वो कहेगा मैंने स्प्रे कर दिया था लेकिन बारिश की वजह से वो मेरे पेस्टिसाइड के पैसे भी गए, मुझे 2.5 लाख का नुकसान हुआ स्प्रे की फॉर्म में, डैमेज की फॉर्म में। ठीक है ना? अगर उसने स्प्रे नहीं किया और बारिश भी नहीं हुई, कहता जी कि मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि पेस्टिसाइड के पैसे तो नहीं मेरे जाया हुए लेकिन कम से कम मेरी क्रॉप तो डैमेज हो गई ना। तो इस तरह से प्लस माइनस। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल में। क्या क्या एक्शन आपने करने हैं, क्या क्या चॉइसेस आपके पास हैं डिसीजन मेकर के पास, वो अल्टरनेटिव जो डिसीजन करने हैं फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्टेट्स ऑफ नेचर, और फिर इनका कॉम्बिनेशन कि ये एक्शन कर लिया और फ्यूचर में ये हुआ तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, और अगर ये एक्शन कर लिया फ्यूचर में ये हो गया तो मुझे इतना नुकसान होगा। तो 3 चीजें डिसीजन मेकिंग में हम जो है वो इसका हमें रेलिवेंट डेटा रिक्वायर। ये है पे ऑफ टेबल, ये हमारे एक्शन है कि हम ये भी एक हमारे पास चॉइस है, एक चॉइस ये है, एक चॉइस ये है, एक चॉइस ये है। तो हमारे पास एम चॉइसेस हैं, मे बी 2 मे बी 3। जैसे मैंने वो बात की कि जी आप सारी रात पढ़ते रहेंगे, एक चॉइस थी आपके पास, सारी रात आप पार्टी इंजॉय करें, ये सेकंड चॉइस थी, और थर्ड चॉइस थी कि आप 12-1 बजे तक जाएं, आधी रात तक जाएं और आधी रात वापस आ जाएं, तो ये आपके पास थर्ड चॉइस थी। और ये है स्टेट्स ऑफ नेचर एंड। और इसमें कह सकते हैं कल पेपर कैसा होगा, मे बी इजी, मे बी मॉडरेट, मे बी टफ। ठीक है ना? और ये है आपके नंबर कि पेपर अगर आप पढ़ते रहे सारी रात और पेपर भी आसान आया तो इतना आप गेट करेंगे। सारी रात पढ़ते रहे पेपर आपका टफ आया, अब आपको इतने मार्क्स एस्टिमेट करते हैं ना, आप लोग करते हैं समटाइम कि अच्छा यार जितनी की मेरी तैयारी है ना और इतना पेपर आ जाए ना तो मेरे 30-40 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। तो इसे हम पे ऑफ कहते हैं, ये पे ऑफ टेबल है। और अगर फार्मर की बात करें तो यहाँ पर हम उसके प्रॉफिट और लॉसेस की बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास पे ऑफ टेबल चलाएगा। अब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, सर्टेनिटी तो हमने कर ली है ना, रिस्क। अब रिस्क क्या है कि जो मुख्तलिफ फ्यूचर अल्टरनेटिव्स हैं इनकी हमें सर्टेनिटी के साथ तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें इनके रेलेवेंट कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो मालूम है। इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जो एक्चुअली तीसरी सिचुएशन है ना जिसमें हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अक्रेंसेस ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ नेचर आर नॉट नोन। किसका मतलब कह रहा है? अनसर्टेनिटी, कि उसमें हमें जो मुख्तलिफ पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर हैं बिल्कुल उनके मतलब हमें आइडिया नहीं है। व्हेन दीज प्रोबेबिलिटीज आर नोन, गारंटी तो नहीं है कि ऐसा ही होगा, प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि श्योरिटी तो नहीं होती, लेकिन हमें गेसिंग है कि अच्छा यार 60% चांस है, गारंटी तो नहीं है, श्योरिटी तो नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन 60% चांस है। आर कैन बी एस्टिमेटेड, या उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ एन ऑप्टिमल एक्शन बेस्ड ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज, गारंटी तो नहीं है कि ये स्टेट आनी ही आनी है, ऐसा होना ही होना है, इस टर्म्स एट डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क जिसमें जो मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ नेचर हैं गारंटी के साथ उनको नहीं पता, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटीज का इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। और इसका डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क जब हम करते हैं तो जो क्राइटेरिया यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। The term expected value is often used in statistics to refer to the long run average outcomes for a given alternative. Alternative action, choices जो हम कर सकते हैं, हर एक की हम expected monetary value calculate करते हैं।
हर एक की हम एक्सपेक्टेड, हर एक्शन की, हर अल्टरनेटिव की हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इन ऑर्डर टू डिटरमिन an expected value, we must have probabilities for each possible outcome। यानी कि इस बेस पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे हमने किसी अल्टरनेटिव का डिसीजन करना है कि ये हमारे पास चॉइस जो है वो दी बेस्ट चॉइस है, और उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए। इसकी स्टेट्स ऑफ नेचर की पे ऑफ भी चाहिए कि अगर ये एक्शन करेंगे, ये स्टेट होगी तो इतना हमारा गेन है या इतना हमारा लॉस है, और हर स्टेट ये होगी कि नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटीज भी अपने पास होनी चाहिए। और ये फार्मूला आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का किसी भी अल्टरनेटिव, अगर ith अल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी को उस एक्शन की पे ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो हम कहेंगे कि हमने उस अल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जिस अल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, हम उसी अल्टरनेटिव को ऑप्टिमल डिसीजन अपना करेंगे। हम कहेंगे हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज्यादा है। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है, मुन्नू चीज कंपनी is a manufacturer of cheese spread that is sold to retail outlets। तो मुन्नू चीज कंपनी है और वो चीज बनाती है, पनीर, और वो उनको मुख्तलिफ आउटलेट्स पे जो है वो सेल करती है। कंपनी मस्ट डिसाइड हाउ मैनी केसेस ऑफ चीज स्प्रेड टू मैन्युफैक्चर ईच मंथ। अब कंपनी को एक्चुअली इस चीज में कंफ्यूजन है कि वो हर माह कितने चीज जो है उसके केसेस बनाए, उसके पैकेट्स बड़े 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 केसेस बनाने हैं, कितने बनाए। अब इसलिए कि पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पता होता था कि एक चीज का जो पैकेट है वो अगर बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, इतनी कॉस्ट आएगी, ये उनके पास लिमिटेशन है। और अब उन्हें फ्यूचर के मतलब क्यों डिसीजन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसलिए कि जो डिमांड क्या है, अभी उनके पास डिमांड नहीं, उन्होंने जो बना के मार्केट कर देना है। हो सकता है डिमांड बहुत बेहतर हो, अच्छी तरह सारे बिक जाए, और इट मे भी डिमांड इतनी ना मार्केट की हो और वो बना के रख लें तो फिर तो नहीं बिकेंगे ना। कहते हैं कि 6 केसेस द प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांड विल बी, फ्यूचर की बात हो रही ना, तो ये 4 स्टेट है। कहता है जी 6 केसेस डिमांड होगी मार्केट में। केसेस का मतलब बड़े 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 पैकेट बंडल जैसे होते, कर्टन होते। कहता 10% चांस है कि 6 केसेस की मार्केट डिमांड होगी, 30% चांस है कि 7 केसेस की मार्केट डिमांड होगी, 50% चांस है कि 8 केसेस की मार्केट डिमांड होगी, और 10% चांस है कि केसेस की जो डिमांड होगी वो 9 केसेस की जो है वो मार्केट डिमांड होगी। 100% पूरे हो गए। प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज मस्ट इक्वल टू 1 और 100%। अच्छा, ये तो एक उनके पास एक सर्वे से समझ लें या प्रीवियस डेटे से समझ लें। उनको जो पिछले सालों का पैटर्न है वो ये बता रहा है कि 6 केसेस की मार्केट डिमांड होने के चांसेस तो हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। 10% चांसेस है कि मार्केट की डिमांड अगले माह मार्केट में 6 केसेस की डिमांड होगी। इसी अब देखें ना, ये जो लोग क्या ये अंडे वगैरह लेते हैं, उसको उसको स्टोर कर लेते हैं, कभी तो जैसे आजकल महल काफी कॉस्टली हैं, और अगर चंद दिनों तक मजीद ये सर्दी वगैरह ना हुई तो ये फिर जिन्होंने स्टोर किए होंगे उनके इस डिसीजन में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इतने लोग नहीं कंज्यूम करेंगे और दिन सस्ते हो जाएंगे और उनको फायदा नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ एवरी केस इज $40। एक जो केस है चीज का बड़ा जो कर्टन है, $45 उस कंपनी को कॉस्ट करता है, एंड द प्राइस दैट द कंपनी गेट्स फॉर ईच केस इज $95। और अगर वो $45 का केस बनता है तो मार्केट में वो $95 का जो है वो उनकी सेल कर देते हैं, यानी कि उनको ऑल टुगेदर जो है वो अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट होता है। But unfortunately, for any case not sold by the end of the month,
कंपनी हैज टू बियर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर वो केस सेल ना हुआ, ठीक है ना, चीज है उसकी एक शेल्फ लाइफ कह लें, या वो आउटडेटेड हो जाएगा, वो खराब होने के चांसेस हैं, तो जो $45 उसके बनने में खर्च आया था, अगर वो नहीं सेल होगा तो $45 उसको उनकी कॉस्ट पड़ जाएगी। ये अब कंपनी को सोचना भी है। ये नहीं है कि 45 का अगर बनाएंगे 95 का बेचेंगे, तो साथ उनको ये भी है कि अगर ना बिका तो 45 का नुकसान हो जाएगा। How many cases of cheese should company manufacture each month? डिसीजन करना है उस कंपनी को कि अब वो कितने केसेस जो चीज के बनाएं, ताकि वो अपनी मार्केट से मैक्सिमम जो है, तो वो कौन सा ऐसा डिसीजन है जो उस कंपनी के लिए ऑप्टिमल है। 6 केसेस बनाए चीज के, 7 मैन्युफैक्चर करे, 8 करे कि 9 करे। आप कहें जी कि अगर वो 6 केसेस बनाता है और मार्केट डिमांड 7 केसेस की हुई, तो कंपनी को एज सच कोई डैमेज तो नहीं है ना। 6 बनाए तो 6 के 6 बिक गए। प्रॉब्लम उस वक्त आएगी कि केसेस उन्होंने 6 बनाए या 7 बनाए, बिके 6 क्योंकि मार्केट की डिमांड ही 6 थी। वो जो एक केस उन्होंने ज्यादा मैन्युफैक्चर किया था, वो उनको अब $45 उसको उसका नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इससे मैंने इनकी पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कॉलम साइड पर हम स्टेट्स ऑफ नेचर लिख लेते। स्टेट ऑफ नेचर के मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेट्स ऑफ नेचर हो सकता है 6 केसेस की मार्केट डिमांड हो, मे बी 7 केसेस, मे बी 8 केसेस, और मे बी 9 केसेस डिमांड। और इस रो में मैं हर स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटीज प्लेस कर देता हूं। देखिए ये पे ऑफ टेबल मैंने ऐसे बनाया था। ये है पे ऑफ टेबल, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ नेचर इस साइड पे लिखी थी और उसके नीचे मैंने उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। ये अल्टरनेटिव्स और ये पे ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर जो पे ऑफ वैल्यूज हैं, अब इसको अल्टरनेटिव्स क्या है। अल्टरनेटिव है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी। अगर तो 6 केसेस वो कंपनी बनाती है और मार्केट डिमांड भी 6 केसेस की ही हो, 6 केसेस बनाए हैं, 6 के 6 केसेस बिक गए, तो एक केस उनको $95 का वो बेच सकते हैं। उन्होंने 6 केसेस बनाए थे और डिमांड बनाए भी 6, मार्केट डिमांड भी 6 थी। अगर है, अब लाजमी तो नहीं है कि 6 केसेस की ही डिमांड होगी, 10% चांस था कि वो 6 केसेस की डिमांड होगी। तो अब मैं सिर्फ अभी पे ऑफ वैल्यूज बना रहा हूं कि ये मैंने कैसे लिखनी है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 केसेस बनाए हैं उसने, और हर केस की जो प्राइस है, सेल प्राइस, वो $95, $95, सॉरी 6 केसेस हैं और ईच केस प्राइस $95 की प्राइस है। एक मिनट मुझे चेक करने दे कि ये किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, एक्चुअली मैंने इसमें सेल प्राइस नहीं बल्कि प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है। देखिए 6 केस बनाए, मार्केट डिमांड भी 6 की थी, उनके पास 6 केस मैन्युफैक्चरिंग में थे, 6 के 6 बिक गए। $570 के, $570 के उनके 6 केसेस जो हैं वो सेल हो जाएंगे, माइनस अब 6 केसेस बनाने की कॉस्ट भी तो उनको माइनस करेंगे ना। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आप लेंगे उसमें से इसकी कॉस्ट माइनस हो गई। 6 केसेस की कॉस्ट जो है, सॉरी 570 में से 570 माइनस 6 केसेस इंटू 45, तो $300 जो है वो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा अगर उस कंपनी ने 6 केसेस बनाए और मार्केट डिमांड भी 6 केसेस की ही हो। तो पहले मैंने सेल प्राइस कैलकुलेट कर ली 6 केसेस की 570, और उसमें से 6 केसेस की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, जो बच गया वो $300 कंपनी को प्रॉफिट होगा अगर 6 केसेस बनाए और मार्केट डिमांड भी 6 केसेस की ही हो।
कंपनी ने बनाए 6 केसेस, लेकिन मार्केट में डिमांड थी 7 केसेस। देखिए कंपनी को ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ, 6 केसेस बनाए, डिमांड थी 7 की, क्या 6 बिक जाएंगे? 6 के 6 उनके बिक जाएंगे, डिमांड तो 7 की है। और फिर उसी तरह से 6 केसेस की प्राइस और उसमें से 6 केसेस की कॉस्ट निकाल दें तो $300, और पूरी रो में ऐसा ही होगा। चाहे मार्केट डिमांड 8 केसेस की ही क्यों ना हो, उन्होंने 6 केसेस बनाए हुए हैं, तो 6 के 6 केसेस उनके बिक जाएंगे और उनको प्रॉफिट हो जाएगा $300 का। $9 की भी अगर डिमांड होगी तो फिर भी आप कहेंगे कि 6 केसेस थे, 6 के 6 बिक जाएंगे और $300 का प्रॉफिट होगा। अब ये सेकंड एंट्री कैसे बनेगी? उन्होंने बना लिए केसेस 7, लेकिन बिके उनके 6, क्योंकि डिमांड कितनी थी? 6 केसेस की। अब 6 केसेस बिक गए और उन्होंने बनाए हुए हैं 7। आप क्या करेंगे? अब एक तो जो उनकी 300 डिमांड थी ना, अगर 6 बनाते 6 ही बिकते हैं तो 7। अब एक उनके पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो $45 उनको अब मजीद नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिकेगा तो नहीं ना, वो बिकेंगे 6, बनाए थे 7। यानी कि आप अगर इसको ऐसे कर लें कि उसके पास टोटल उन्होंने 7 केसेस बनाए, मल्टीप्लाई कर देंगे आप जो 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 बिकेंगे, बिकेंगे उनके 6 केसेस, सॉरी 6 केसेस उनके बिक जाएंगे और बिकेंगे उनके वो $95 फॉर ईच माइनस। अब उन्होंने 7 केसेस बनाए हैं, ठीक, केसेस तो उन्होंने 7 बनाए हैं ना, उनकी कॉस्ट इतनी, बाकी वो एक जो एक्स्ट्रा बना हुआ वो जाया भी तो होना है ना, तो उनको $255 का प्रॉफिट होगा। पहले 300 होना था, लेकिन 300 में से 45 कम हो गया। अच्छा, 7 केसेस बनाएंगे और 7 के 7 केसेस ही बिक गए, जो कि मार्केट डिमांड 7 की थी। तो देन अब आप कहोगे कि 7 केसेस बनाए हैं और सातों के सातों बिक भी गए हैं, तो अब उनकी जो डिमांड उनका प्रॉफिट होगा वो 350 होगा। केसेस 7 हैं, डिमांड 8 केसेस की थी, कोई बात नहीं, 7 ही बनाए हैं, 7 ही बिक जाएंगे, तो अब ये दोनों प्रॉफिट जो है वो सेम रहे। अब इधर आ जाएं, केसेस बनाए हैं 8, बिके हैं 6, 2 केसेस उनके कम बिके, तो जो आप उनको सेल प्राइस आएगी, क्योंकि डिमांड 6 की थी, बिके 6 हैं, तो सेल प्राइस तो उनको आएगी 6 केसेस की, लेकिन कॉस्ट उनको पे करनी होगी या उनकी आएगी, वो आएगी 8 केसेस की, क्योंकि उन्होंने तो 8 बनाए हैं, 2 अब इसमें से जाया होने हैं, 210, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ एक केस की उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, और यहाँ पूरे 8 के 8 बिकेंगे, क्योंकि बनाए भी 8 हैं और डिमांड भी 8 की है, तो ये सारी हमने कैलकुलेट कर। उसके बाद एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या करना है? जो फार्मूला लिखा गया था, पी आई हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ वैल्यू, ये इसकी पे ऑफ वैल्यूज है। अब पहली स्टेट की प्रोबेबिलिटी है 0.1 और उस पहली जो अल्टरनेटिव है इसकी पे ऑफ वैल्यू है 300 समेशन था ना, प्लस दूसरी स्टेट की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और दूसरी स्टेट की पे ऑफ वैल्यू वो भी 300 ही है, तो 300 प्लस तीसरी स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.5, उसकी जो पे ऑफ वैल्यू है वो भी 300। बेसिकली ना इसे आप जो है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है ना, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज। अब हमें नहीं पता क्या होना है, हमने हर चीज को कंसिडर किया है, फिर एक एवरेज डिसीजन करने लगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 300। तो पहला जो अल्टरनेटिव है, अगर आप वो 6 केसेस बनाती है और मार्केट डिमांड 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, कहता है इसके तहत उन्हें $300 का प्रॉफिट होना। लेकिन अगर वो सेकंड स्टेट की बात करें
तो अब जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट नंबर से होगी। लाइक अगर मैं इसी को ही रिकॉल कर लूं, तो पहला जो था उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.1 थी, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो 255 से होगी, 255। दूसरा था 0.3 और 350, 350। तीसरा था 0.5 और 350, और तीसरा था 0.1 और 350। इसके बाद अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो ये 343, या पता नहीं क्यों ऐसा, अच्छा ठीक है, ये लास्ट पे मैंने जो कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली मस्ट बी 350, 350 है। अच्छा कैलकुलेशन बहला आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी इसको देखूंगा कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पर शायद मैंने 360 लिख दिया है, ये 350 था, आई थिंक सो कि यही मिस्टेक है। और 341 जी, वो मैंने राउंड फिगर लगाई हुई है क्योंकि मैंने एक्सेल से कैलकुलेशन की थी तो उसमें राउंड किया गया, ठीक है, राउंड अबाउट 341 है। इसी तरह से आपने हर कोर्स ऑफ एक्शन की कैलकुलेशन कर लेनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि मैक्सिमम मैक्सिमम किसकी आ रही है। तो इस वक्त जो मैक्सिमम आ रही है वो 353 आ रही है, यही मैक्सिमम एक्सपेक्टेड गेन है, एवरेज गेन कह दें। तो उस कंपनी को 8 केसेस जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेने चाहिए। अब वो कहता है जी मार्केट डिमांड 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, ये तो बात का आइडिया है, लेकिन कोई भी मार्केट डिमांड अगर हो जाए ये तो बात का आइडिया है ना। देखिए जब आप मैच खेला जाता है तो कहा जाता है जी 80% चांस है जीतने का, वो मैच हार जाता है तो आप कहेंगे आपने तो कहा था 80% चांस है, तो वो तो मैच हार गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 353 प्रॉफिट होगा, आपके लिए बेस्ट डिसीजन ये है कि 8 मैन्युफैक्चर कर, जब कितना होगा वो तो बात की बात है ना, वो 210 भी हो सकता है और 400 भी हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको बेस्ट डिसीजन पिक करने के लिए कह रहा हूं, वो 9 नहीं है 8 है। तो 8 अगर आप वो कंपनी मुन्नो चीज कंपनी बना लेगी तो ये डिसीजन उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट डिसीजन है। मैं नहीं कह रहा कि $353 प्रॉफिट होगा इस डिसीजन से, ठीक है ना, हो सकता है 210 हो अगर 6 की हुई, हो सकता है 400 हो, लेकिन इस बेस पर मैं ये इसको फेवर कर रहा हूं कि ये डिसीजन जो है वो हमें जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से ये एक सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में मारिया इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ ड्रेस शॉप ऑन शॉपिंग सेंटर एट यूएएफ। वो चाहती है कि कोई एक साइड बिजनेस कर लिया जाए और यूएएफ हमारी यूनिवर्सिटी में वो एक अपनी ड्रेस शॉप खोलना चाहती है। शी हैज लोकेटेड अ गुड लोकेशन फॉर द शॉप, उसने शॉपिंग सेंटर पे एक जगह जो है वो उसने आइडेंटिफाई की है, एंड दैट अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट, क्योंकि वो समझती है कि जहाँ डिस्प्ले अच्छा है, स्टूडेंट रास्ते में आता है, हॉस्टल के करीब है, तो शायद मेरी यहाँ पर ज्यादा ड्रेस सेल हो। हर ऑप्शन आर टू ओपन, अब उसके पास 3 ऑप्शन थी, या तो वो एक छोटी सी दुकान कर ले, बहुत छोटे साइज की करे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, तो उसने कहा जी कि एक ऑप्शन थी कि वो स्मॉल साइज शॉप कर। सेकंड ऑप्शन मीडियम साइज शॉप कर, या थोड़ी बड़ी दुकान ले, अच्छी हो, जरा साइज में थोड़ी बड़ी हो। और तीसरा था नो शॉप एट ऑल, कि नहीं रहने दे, शायद उसका इधर ट्रेंड नहीं है स्टूडेंट्स का रेडीमेड ड्रेस खरीदने का, तो ये इसको, तो 3 उसके थे, या वो बिजनेस स्टार्ट करे विद स्मॉल शॉप से, बिजनेस स्टार्ट कर ले विद मीडियम साइज शॉप से, या वो डिसीजन करे कि नहीं जी मुझे ये ड्रेस शॉप या नहीं खोलनी। द मार्केट फॉर द ड्रेस शॉप कैन बी, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है ड्रेस शॉप के लिए, अगर वो अपनी शॉप खोल लेती है तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। इट मे बी मार्केट गुड हो, मे बी हो सकता है बड़ी अच्छी मार्केट हो ड्रेस शॉप के लिए, उनकी उसकी बिक्री यहाँ पर उसकी जो वो सेल है वो काफी बेहतर हो जाए। इट मे बी सेल को इतनी बेहतर ना हो लेकिन एवरेज हो, कहते हैं ना दुकानदार के यार बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है, बस 50-50 करके। और इट मे बी बैड, कि वो खोल तो ले लेकिन बिल्कुल भी लोगों का स्टूडेंट्स का इधर ट्रेंड ही ना हो,
और देन वो कह रहा है तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर की। इट मे बी अ गुड मार्केट फॉर द ड्रेस शॉप, इट मे बी एन एवरेज मार्केट फॉर द ड्रेस शॉप, और इट मे बी वेरी बैड मार्केट फॉर द ड्रेस शॉप। The probabilities for these 3 possibilities, states of probability, हमेशा states of nature की होंगी। 0.2 फॉर अ गुड मार्केट, 20% चांस है कि ड्रेस शॉप मार्केट के लिए अच्छा उसे कस्टमर मिल जाएगा। 50% फॉर द एवरेज मार्केट, 50% चांस है कि बहुत अच्छी भी उसकी सेल नहीं होगी और बहुत बुरी भी नहीं होगी। एंड 30% फॉर द बैड मार्केट, देयर इज अ चांस, 30% है कि बिल्कुल भी वो फ्लॉप हो जाए। The net profit or loss for the medium sized and small shops for the various market conditions are given in the following table. Payoff table, ये डेटा दिया जाएगा, payoff table भी दिया गया। अब A1 क्या था? A1 था कि वो स्मॉल साइज शॉप खोले और अगर गुड मार्केट हो तो उसको 75,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। उसने छोटी दुकान खोली थी लेकिन मार्केट, फ्यूचर मार्केट बेहतर थी, बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला, तो उसने एस्टिमेट किया कि मुझे 75,000 रुपया प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उसकी मार्केट एवरेज हुई, यानी कि बहुत अच्छी सेल ना हुई, और उसने दुकान भी स्मॉल साइज की खोली है, तो कहती है कि फिर मैंने एस्टिमेट किया 25,000 रुपया मुझे जो है वो प्रॉफिट होगा। और अगर वो मार्केट जो है वो बैड हुई, बड़ा रिस्पॉन्स ना मिला, लाइक कोविड की वजह से उसे दुकान का किराया भी उसको पे करना है, उसने कोई इम्प्लॉय सप्लाई रखा हुआ है वो भी पे करना है, बिजली के बिल भी पे करने हैं, और उसने वहां पर जो ड्रेस वगैरह सिलवा के रखे हुए हैं, आल्दो उसको टोटली लॉस तो नहीं होगा, लेकिन अगर फर्ज करें वो 8,000 रुपए का या 6,000 रुपए का उसने ड्रेस सिलवा के रखा, वो नहीं बिक रहा, तो बाद में उसे कहीं 4-5 हजार रुपए में सस्ता बेचना पड़े तो नुकसान तो हुआ। तो उसने गैस किया कि मुझे फिर अगर ऐसा हुआ तो 40,000 रुपए का नुकसान भी होगा। लेकिन अगर उसने साइज में थोड़ी बड़ी दुकान बनाई और मार्केट अच्छी रही, क्योंकि बड़ी मार्केट, बड़ी दुकान है और बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, गुड एवरेज मार्केट है, तो 1,00,000 रुपए तक का कहती है मुझे प्रॉफिट होगा, ये उसने एस्टिमेट किया है। लेकिन अगर एवरेज रही, क्योंकि दुकान बड़ी थी, ज्यादा उसमें सेल होती थी, तो वो 35,000। और अगर उसने मीडियम साइज दुकान बनाई है, बड़ी दुकान बनाई है, और मार्केट बिल्कुल बैड हो गई, कोविड की वजह से सारे स्टूडेंट घरों को चले गए, इसलिए मुझे 60,000 का नुकसान भी होगा। और तीसरा तो ज़ाहिर ऑब्वियस है कि जी अगर वो दुकान ही नहीं कर रही तो ना उसको कोई फायदा हो रहा है ना उसको कोई नुकसान। तो ये उसकी स्टेज है। अब गुड मार्केट की प्रोबेबिलिटी है 20%, एवरेज मार्केट की है 50%, और इसकी है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लें। हर एक्शन की जो पे ऑफ वैल्यूज है उसको उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके अकॉर्डिंगली ये सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है ना? तो डिसीजन यही करना चाहिए। द बेस्ट डिसीजन इज build the medium size shop. The expected monetary value for this alternative is 19,500। में अगेन ये नहीं कह रहा आकर के 19,500 हो जाएगा, 19,500 क्या है, कहीं पर भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीजन में हेल्प करता है। देखें अगर कोई बैट्समैन है, आप उसकी अगर बैटिंग एवरेज निकालते हो और वो 40 आती है, आप कहेंगे 40 तो उसने कभी भी स्कोर नहीं किया, तो बैटिंग एवरेज 40 का मतलब ये तो नहीं कि अब उसने स्कोर ही 40 करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको डिसीजन करने में हेल्प कर रहा है कि क्या एक्शन करना चाहिए। क्यों? स्टेट का पता नहीं है कि मार्केट फ्यूचर में गुड रहेगी, बैड रहेगी या एवरेज रहेगी, और अगर वो अपनी दुकान बड़ी बनाए, स्मॉल बनाए, तो ये सारे अल्टरनेटिव उसे देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो बेस्ट बेनिफिट उसको यही नजर आ रहा है कि वो मीडियम साइज शॉप जो है वो एक्चुअली इसकी मैन्युफैक्चर कर, मीडियम साइज शॉप। जी, तो इस तरह से ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, इसकी हमें श्योरिटी तो नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटीज गेस की जा रही है। अच्छा, इस स्टेज पे आपके कोर्स के लिए, क्योंकि यही कोर्स मैनेजमेंट साइंसेज वाले, एमबीए वगैरह वाले भी पढ़ते हैं, ये मार्केटिंग, ये एस्टिमेट्स करना कि कितना उसको प्रॉफिट होगा या कितना उसको लॉस होगा, तो आप समझ लें कि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपकी शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जी डेटा कलेक्ट कैसे करना है। मैं अगर एग्रीकल्चर का कोई डेटा है
तो शायद हम तो नहीं कलेक्ट कर सकते, कलेक्ट तो वही करेंगे, हाँ एनालिसिस कैसे करना है वो हम जरूर उसको गाइड कर रहे हैं कि जी ये हमारा डिसीजन है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, डिसीजन आप नहीं करना है। तो इसके लिए बेस्ट चॉइस यही है कि वो मीडियम साइज शॉप कर ले, क्योंकि वो फ्यूचर मार्केट गुड रहती है, बैड रहती है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसे मीडियम साइज शॉप में ही होगा। थर्ड, इसी चीज को हम जरा अल्टरनेटिव वे से भी कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। अब अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है, पहले इसको समझ। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई हम डिसीजन करते हैं, फर्ज कर एक चीज है, हम उसको 80,000 रुपए में बेच देते हैं, बाद में हमें पता चलता है, उस वक्त तो नहीं, जाहिर है अगर होता तो उसी वक्त ना डिसाइड कर लेते, बाद में आइडिया हुआ कि अगर आप ये चीज इसको बेचते या इसको स्प्लिट करके बेचते तो लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो जाना था। यानी कि आपने अपने टारगेट से, जो कि हो सकता था पॉसिबिलिटी, आप 20,000 रुपये आपने कम कम अर्न किया। या कभी आप कार्ड्स नहीं खेलते, उस वक्त जब गेम खत्म हो जाती है तो कहते हैं कि अगर मैं उस जगह पर ये एक्शन कर लेता तो मे बी मुझे ये इतना मुझे बेनिफिट हो जाना था। ठीक है ना। इसको ही जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, इसी चीज को अल्टरनेटिवली, एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू मैक्सिमाइजिंग द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस को मिनिमाइज कर लें। यानी कि अगर आप कहें कि मैं इस डिसीजन की बजाय ये डिसीजन कर रहा हूं तो मुझे एक्चुअली इस डिसीजन में लॉस हो गया, लेकिन वो डिसीजन आप पिक कर लें जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी लॉस सबसे मिनिमम होगा, दी बेस्ट चॉइस बन जाएगी आपके लिए। सबसे पहले तो ये है कि अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। वो जो आपके पास टेबल है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट पे ऑफ टेबल, और अब आपने अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे कनेक्ट करना है। वेरी सिंपल। फॉर ईच स्टेट इज अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर ईच स्टेट, by subtracting the maximum payoff of that state from the payoff of each alternative for the state। यानी कि पहली स्टेट में जो मैक्सिमम आपका पे ऑफ है, पहली स्टेट का मैक्सिमम पे ऑफ, हर वैल्यू को उस मैक्सिमम पे ऑफ से माइनस कर दे। फर्ज करें अगर वो स्टेट 1 होती, गुड मार्केट होती, तो मीडियम साइज शॉप में उसको लाख रुपया बचना था या लाख रुपए का प्रॉफिट होना था। लेकिन अगर वो ये डिसीजन कर ले तो उसको 75,000 का मुनाफा होना है। यानी कि उसने 25,000 रुपया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम कैलकुलेट कर लिया। हम इसे लॉस नहीं कह रहे। अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब ये अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी प्रॉपर अवेल नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता नहीं था। तो 25,000 रुपया आपने मजीद समझ लें कमा सकते थे, लेकिन इस डिसीजन की वजह से आप वो 25,000 रुपया जो है वो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस है। लेकिन अगर ये डिसीजन करते तो फिर तो आपने लाख ही कमा सकते थे, लाख ही आप, और आपने यही डिसीजन किया तो लाख ही कमा सकते हैं। तो क्या करना है, आपने हर टेबल से मैक्सिमम, हर स्टेट से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और हर एक से माइनस कर देनी है। 1 लाख में से 75,000 माइनस किया 25,000, लाख में से लाख माइनस किया 0, और यहां पर चूंकि 0 है तो 1 लाख। दूसरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास वो 35,000 रुपए है। 35,000 में से 25,000 गया 10,000, 35 में से 35 0 और ये 35,000। और जो थर्ड वन है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 0। बड़ी वैल्यू 0 ना, वो नेगेटिव के साथ है। 0 माइनस 40,000 इज 40,000, 0 माइनस 60,000 इज 60,000, और 0 माइनस 0। तो ये बन गया अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से ही एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, यानी कि हर स्टेट्स को उसकी जो अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है और ऐड कर देनी है। ये आपके अपॉर्चुनिटी लॉस हैं। अगर आप पहला एक्शन करते हो तो आप ये समझ लो कि आपको अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से 22,000 रुपया वो कम आप अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये डिसीजन करते हो तो जितना आप अर्न कर सकते थे वहां से 18,000 रुपया अपने टारगेट से आप कम अर्न करेंगे।
और ये अपने टारगेट से 37,000 रुपया कम आप अर्न करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आपने अपने टारगेट से सबसे कम मिस किया है, 18,000 ही बस अपने टारगेट से मिस हुआ है। तो अगेन डिसीजन वही होगा, यानी कि चाहे आप एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ले ले या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस ले लो, डिसीजन एट द एंड दोनों ही आएंगे, सेम आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये 18,000 या 22,000, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको 18,000 रुपया बचेगा या आपका 18,000 रुपया जो है वो आप अपने टारगेट से कम देंगे। ये सिर्फ आपकी डिसीजन के लिए है कि विच वन इज आवर बेस्ट डिसीजन फॉर इट। वैसे मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 80%, मैच के बाद तो 80 तो नहीं रहेगी, वो या 1 होगी या 0, या मैच जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन ये तो पहले बात शर्त आपने लगाई थी वो 80% देखते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैच के बाद 80 रुपए आपको मिल जाएंगे और 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। वो आपके पास बेट आ गई या चले गई, लेकिन डिसीजन तो उस वक्त आपको करना था कि मुझे क्या करना, क्या चाहिए, तो किस बेस पे। तो ये वैल्यू आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। अब तीसरा जो है, द नेक्स्ट वन, वो है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है जो फ्यूचर स्टेट्स हैं, हमें उन फ्यूचर स्टेट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। डिसीजन मेकर इज अवेयर ऑफ वेरियस पॉसिबल स्टेट्स ऑफ नेचर। उसे ये पता है कि ये पॉसिबल स्टेट्स आ सकती हैं फ्यूचर में, लेकिन उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हर स्टेट्स के आने के चांसेस है क्या। जैसे उसमें था ना, गुड मार्केट हो सकती है, एवरेज मार्केट हो सकती है, बैड मार्केट हो सकती है, लेकिन कितने % चांस है कि मार्केट गुड चलेगी। लेकिन ये जो कोविड के लिए हमारी गवर्नमेंट भी डिसीजन ले रही है कि जी बंद कर देना चाहिए, ये वैसे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि जी 24 दिसंबर तक लाइक बंद कर दें या 1 जनवरी तक बंद कर दें या प्लान डेट तक बंद कर दें। जब वो सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं तो उनके पास कोई डेटा तो होता होगा ना कि जी ये ट्रेंड चल रहा है, ये प्रीवियस केसेस चल रहे हैं, होपफुली ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, इस डेट तक कोविड पेशेंट जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ये हमारी हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, अगर हमने बंद ना किए तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी की बात है ना, छोटी तो किसी को नहीं पता, पता हो ये ऐसा जरूर होना ही होना है तो सारा कुछ ही बंद कर देंगे। तो अनसर्टेनिटी, इवन प्रोबेबिलिटी भी नोन नहीं है। तो पहली थी सर्टेनिटी, जिसमें हम फ्यूचर स्टेट्स का सब पता था कि व्हाट विल हैपन। दूसरी था कि फ्यूचर स्टेट्स का पता नहीं था, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज का आइडिया हो रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और तीसरा जो है वो अनसर्टेनिटी, आइडिया ही नहीं है कि व्हाट विल हैपन, कि होगा क्या। A decision maker under uncertainty is when there are many unknown states, ये possibility है, ये possibility है, and has no possibility of knowing what could occur in the future for later on this decision, कि next क्या होगा। यानी कि आप ये कह लें कि जो decision making uncertainty है, इसमें जो हर स्टेट्स की probability होगी वो समझ ले 0, we don't know, हमें नहीं पता कि उसकी क्या है। लाइक एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा है, पता नहीं वो प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, कोई आइडिया नहीं है। ओपनिंग योर फर्स्ट ब्रांच कुड बी इन्फ्लुएंस। अब क्यों? इसलिए कि जब आप कोई पहली ब्रांच कहीं खोल रहे हो, वो अब डिपेंड करेगा कि जो आपकी कंपटीटर्स हैं, लाइक कोई किसी ने फूड नहीं खोलने लगे हैं, वो मैकडोनल्ड वाले भी बैठे हैं, वो KFC वाले भी बैठे हैं, वो देखेंगे हमारे एक मुकाबले में एक नया रेस्टोरेंट खुलने लगा है, फास्ट फूड शॉप खुलने लगी है, तो ज़ाहिर है वो भी तो आपको करेंगे ना, आपके साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो मार्जिन है या आपकी जो सेल है वो इफेक्ट होगी। न्यू कंपटीटर आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकती हैं। लाइक अब डिसाइड कर रहे हैं, लाइक ये फर्ज करें आपके पास एक फैक्ट्री है, आप कहते हैं कि आजकल सोलर का बड़ा है, तो चले हम सोलर डिशेज या सोलर प्लेट्स जो हैं वो बनाएं। आप बड़ा प्लांट लगा लिया, अभी 6 माह हुए थे कि आपने वो सारे अरेंजमेंट की, प्लांट बनाया, लेकिन पता चला कि इससे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे आप याद करें ना, पहले इलेक्ट्रिक बल्ब थे, फिर ट्यूब्स आई, फिर उसके बाद एनर्जी सेवर आए, और थोड़ी देर के एनर्जी सेवर शायद इतनी ज्यादा देर नहीं चले कि जल्दी LED लाइट्स आ गई, LED बल्ब्स आ गए। अब एनर्जी सेवर को पूछता ही नहीं है, और आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली एनर्जी सेवर्स की, अब तो आप नुकसान में चले गए ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और आपने डिसीजन कर लिया, आप एक PC ले रहे हो, आप कहते हो कि अच्छा ये जो PC बनाने की हम फैक्ट्री लगा लेते हैं। ये गाड़ियों के साथ ऐसे हो रहा है कि गाड़ियां वो बड़े प्लांट लगा दे और फौरन एक शिफ्ट आ जाए टेक्नोलॉजी में, कहें जी अब तो ये गाड़ियां आउटडेटेड हो गई हैं, अब तो ये इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आ गया,
तो जितने बड़े प्लांट है वो तो खत्म हो जाएंगे। चेंजेस इन कस्टमर डिमांड, इकोनॉमिक शिफ्ट, कॉस्ट, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फ्यूचर स्टेट्स का आइडिया ही नहीं है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो अब जो हमारा डिसीजन है वो अब हम डिसीजन करेंगे कि व्हेन वी डोंट नो द प्रोबेबिलिटीज, इवन प्रोबेबिलिटीज फॉर द फ्यूचर स्टेट्स। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा जो डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट है कि हाउ टू मेक डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे।